नमस्कार मेरे प्यारे साथी, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आज एक लेक्चर और आपके सामने, और वो भी कक्षा 9 का। अब इस लेक्चर में कुछ टॉपिकों के बारे में बात करेंगे और उसको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और जो चीज़ न समझ में आए उसे बहुत ही आराम से एक कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपको सारी चीज़ें मैं आराम से समझा देने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझा देने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो में आपको स्लो मिलेगा, वीडियो की जो क्वालिटी है, लेकिन जो कंटेंट है वो आपको दमदार मिलेगा। तो चलते हैं, टाइम जो है वेस्ट ना करते हुए आगे तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक आके आज क्या समझना है उसको पहले देख लेते हैं। चलिए, आज हम लोग को समझना है क्या आयतन के बारे में, कि सर आयतन क्या होता है। अब ये आयतन आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, इसी आयतन का काम साइंस में भी है। तो मैथ में आयतन और साइंस में आयतन, दोनों जगह आयतन, अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, वॉल्यूम बोलते हैं। अब ये आयतन होता है क्या है सर, मुझे आयतन अभी तक समझ में नहीं आया, तो मैं आपको आज बहुत ही आसान भाषा में समझा दूंगा कि नहीं आयतन किसे कहते हैं। आपने किताब की भाषा पढ़ी होगी, किताबी भाषा आपने जाना होगा, लेकिन आयतन का मेन चीज आप नहीं समझ पाए होंगे। तो आयतन मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। आयतन क्या चीज होता है, पहले तो ये समझ लीजिए कि आयतन किन में पाया जाता है। तो आयतन जो होता है वो त्रिविमीय में पाया जाता है, त्रिविमीय। बहुत से बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, वो किसी का भी आयतन बता देते हैं। तो किसी का भी आयतन आज से मत बताइएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। जो त्रिविमीय होती, त्रिविमीय क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3D। 3D का मतलब क्या होता है सर, ये भी नहीं समझ में आया। 3D का मतलब ये हो गया भाई कि जिसमें लंबाई हो, लंबाई हो, जिसमें चौड़ाई हो, तथा जिसमें ऊंचाई हो, ऊंचाई हो। कह सकते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर ऊंचाई नहीं दिया है तो ऊंचाई की जगह पर मोटाई भी हो सकता है, मोटाई, या गहराई भी हो सकता है, गहराई। तो जिनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अगर ऊंचाई नहीं दिया है तो मोटाई, मोटाई नहीं है तो गहराई, ये तीन आपको मिल जाए इसे त्रिविमीय कहते हैं, 3D बोलते हैं। ये जिनमें रहता है उन्हीं का आयतन निकलता है। आज से मेरी बात को समझ लीजिएगा। कभी भी आप डेफिनेशन देते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि आयतन उन्हीं का निकलता है जो त्रिविमीय होते हैं, या कह सकते हैं जो 3D होते हैं। अब 3D किसे कहेंगे सर, तो बहुत आराम से भाषा में आपको बता रहा हूँ कि त्रिविमीय का मतलब कोई भी ऐसी चीज ले लेना जिसमें लंबाई हो, जिसमें चौड़ाई हो और जिसमें ऊंचाई हो। मैंने क्या कहा, ऊंचाई अगर न मिले तो मोटाई हो, मोटाई न मिले तो गहराई हो, उसे क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं। और 3D का क्या होता है, आयतन। ये गणित बताता है। अब ये साइंस क्या बताता है, तो साइंस बताता है कि किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान, घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है, आयतन कहलाता है। किसी वस्तु के द्वारा, डेफिनेशन देख लीजिएगा, किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान ही क्या कहलाता है, आयतन। ये विज्ञान बताता है, ये विज्ञान की परिभाषा है। और गणित में मैंने क्या बताया, गणित में मैंने ये बताया कि कोई भी वस्तु या कोई पदार्थ जिसमें लंबाई होती है, जिसमें चौड़ाई होती है, जिसमें मोटाई होती है, ऊंचाई होती है या गहराई होती है, उससे क्या बोलते हैं, सॉरी, उसका क्या निकलता है, आयतन निकलता है। और किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। जैसे आप कोई बाल्टी देख लीजिए, बाल्टी का जो घेरा हुआ स्थान है वो बाल्टी का क्या कहलाएगा, आयतन। या घरों में जो ड्रम होता है, आजकल ड्रम को लेकर के बहुत सारा मैटर भी उठा है, तो ड्रम पे बात नहीं की जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ड्रम के अंदर जो जगह होती है,
ठीक है, जिसमें पानी भरा जाता है, तो वो जो जगह होती है वो उसकी क्या कहलाती है, आयतन कहलाती है। ऐसा कोई भी चीज आप ले लीजिए, कोई भी चीज जिसमें स्थान होता है, जो स्थान घेरता है वही स्थान घेरा हुआ क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। एक मकान देख लीजिए, मकान का क्या होता है, आयतन होता है। कमरे का क्या होता है, आयतन होता है। तो हर वो चीज जो जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, उसमें आयतन होता है। और साइंस की भाषा मैंने आपको परिभाषा यहाँ पर लिख दी है, किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। कोई भी स्थान जो घेर रहा है वो आयतन है। अब इससे रिलेटेड एक चीज और होती है, मैं आपको बता दूं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इसमें फंस जाते हैं आयतन और क्षेत्रफल में, तो मैं उनको बता दे रहा हूं, ये डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में चलिए मैं इसको उधर कर दे रहा हूं। बच्चे फंस जाते हैं आयतन में और क्षेत्रफल में। कभी कभी क्या होता है कि क्षेत्रफल का आयत अलग बता देते हैं, आयतन का अलग। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, एरिया, इसे एरिया कहते हैं। एरिया का मतलब क्या होता है सर, जैसे आयतन निकलता है तो आयतन घेरा हुआ स्थान है, क्षेत्रफल भी घेरा हुआ स्थान है, लेकिन दोनों में डिफरेंट होता है। दोनों में डिफरेंट क्या होता है कि जो क्षेत्रफल होता है द्विविमीय होता है, द्विविमीय। अब द्विविमीय का मतलब क्या होता है, द्विविमीय का मतलब होता है 2D। अब सर 2D क्या होता है, तो मैंने अभी वहां पर आपको बताया 3D मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहाँ 2D है तो भाई साहब दो ये चीज रहेगा, एक या तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, या तो आप कह सकते हैं सर लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई। या तो आप कह सकते हो क्या, या तो कह सकते हो ऊंचाई इंटू चौड़ाई। समझ में आई मेरी बात। तो जिनमें 2 डायमेंशनल होते हैं, द्विविमीय होता है तो वो द्विविमीय कहलाते हैं। द्विविमीय का मतलब उसमें 2 ठो रहेगा, एक लंबाई और एक चौड़ाई, या तो लंबाई ऊंचाई या तो ऊंचाई चौड़ाई, बस 2 ठो रहते हैं, उनका क्षेत्रफल निकलता है। और जिनमें 3 ठो होता है उनका आयतन निकलता है। समझिएगा यहाँ से कि जिनमें 3 ठो होता है उनका आयतन निकलता है, और जिनमें 2 ठो होता है उनका क्षेत्रफल निकलता है। अब ये तो आप लोग बहुत आराम से समझ गए होंगे कि सर क्षेत्रफल किनका निकालना है, जिनमें 2 ठो होता है। 2 ठो क्या होता है, या तो लंबाई या तो चौड़ाई, या तो लंबाई या तो ऊंचाई, या तो ऊंचाई और चौड़ाई। समझ में आ गई बात मेरी। जैसे खेत का क्या होता है, खेत, मैं कहता हूँ खेत का आप क्या मापते हो, आयतन मापते हो कि क्षेत्रफल मापते हो, तो खेत का होता है क्षेत्रफल, क्योंकि खेत में क्या होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। दीवार का क्या लेते हो, दीवार जो है वो दीवार का क्या लोगे, दीवार का क्षेत्रफल लोगे, एरिया लोगे, क्योंकि दीवार में क्या होता है, लंबाई भी होता है और ऊंचाई होता है, या चौड़ाई होता है ऊंचाई होता है, ठीक है। लेकिन पूरे कमरे का क्या लोगे, तो पूरे कमरे का जब बताना होगा तो पूरे कमरे का आयतन निकलेगा। आयतन क्यों निकलेगा, क्योंकि पूरे कमरे में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, इसलिए उसका आयतन निकलता है। समझ में आ गई मेरी बात। यहां से आयतन, क्षेत्रफल और आयतन की परिभाषा 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। अब इन 3 कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक आ गया, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम। अब इसको मैं बता दे रहा हूं, ये भी आपकी कक्षा 9 के फर्स्ट चैप्टर का ही है। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए, और इनको दिया किसने था उनको भी जान लीजिए। इस नियम को दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने। किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दिया था इस नियम को। और ये नियम क्या है, इसके बारे में आपको इसकी हिस्ट्री बता रहा हूं। पहले की
लोग जो है उनका मानना था, जब पहले विज्ञान इतना डेवलप नहीं था तो उस समय लोग ये मानते थे कि जो ब्रह्मांड है उसके दो घटक होते हैं, एक होता है द्रव्यमान या द्रव्य कह सकते हैं, और एक होता है ऊर्जा। द्रव्य क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान होता है। ये आपको मैं पहले वाले लेक्चर में ही बता चुका हूँ, ठीक है, पहले वाले लेक्चर में ही बता चुका हूँ कि जिनमें द्रव्यमान होता है वो द्रव्य होता है, ठीक है, जिनमें द्रव्य का मान होता है वो द्रव्य होते हैं, सीधी सी बात, ठीक है। मॉस होता है, अंग्रेजी में से मॉस कहते हैं। ऊर्जा क्या होता है? एनर्जी होता है, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। आगे इसका डेफिनेशन मैं बताने वाला हूँ और इसके बारे में और भी सारी चीजें बताऊंगा। तो पहले के लोग ये मानते थे कि ब्रह्मांड के दो घटक होते हैं, दो से मिलकर ब्रह्मांड बना है, यूनिवर्स बना है, और वो दो चीज क्या है भाई? तो वो दो चीजें, एक द्रव्य और एक है ऊर्जा। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ, सुनिएगा, जो नए बच्चे हैं वो नोट कर लेंगे। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्य उसे कहते हैं जो दिखाई देता है, और द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें आयतन होता है, मतलब स्थान घेरता है। और जिनमें ये तीनों नहीं होते हैं, जो दिखाई नहीं देता है, जिसका द्रव्यमान नहीं होता है, जिसका आयतन नहीं होता है, उसे हम कह देते हैं वो क्या है? ऊर्जा। तो पहले हम लोग इसको दो घटक मानते थे ब्रह्मांड का, लेकिन बाद में एक व्यक्ति आए, ठीक है, और कौन आए? अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने कहा ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये ब्रह्मांड के दो घटक आप बता दिए, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने ये तो बता दिया कि ब्रह्मांड के दो घटक, एक द्रव्य और दूसरा ऊर्जा, लेकिन ये नहीं कि दोनों क्या है? अलग अलग है। दोनों एक ही सिक्के के दो रूप हैं। एक ही सिक्के क्या है? दो पहलू। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब सर, एक ही सिक्के के दो पहलू का मतलब क्या हुआ? ये तो आपने बात पूरी घुमाकर बता दी। तो मैंने आपको आज बता देना है कि एक ही सिक्के के दो पहलू का मतलब, आपने जब क्रिकेट बचपन में खेला होगा या अभी भी क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो उसमें टॉस किया जाता है, सिक्के को उछालते हैं, और उछालते हैं तो हर बच्चा बोलता है हेड एंड टेल। क्या बोलता है? हेड या टेल। तो उसमें मुझे बता दो तो क्या आता है? हेड आता है कि टेल आता है? तो कभी कभी हेड भी आ जाता है, कभी कभी टेल भी आता है। तो मुझे एक चीज बताओ कि जब हेड आता है तो टेल आता है क्या? टेल नहीं ना आता है। और जब टेल आता है तो हेड आता है क्या? नहीं ना आता है। एक ठो जब रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा तो पहला नहीं रहेगा। इसी को बोलते हैं सिक्के के दो पहलू। मेरी बात समझ में आई? सिक्के के दो पहलू का मतलब एक हेड और एक टेल की बात कर रहा हूं। जब टॉस करोगे तो हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, और जब टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। बस यही चीज आइंस्टीन साहब ने क्या कर दी? समझा दी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड दो घटक से मिलकर बना है, एक द्रव्य और एक ऊर्जा, लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर द्रव्यमान रहेगा तो उसमें ऊर्जा भी रहेगा। जब द्रव्यमान नष्ट होता है तो ऊर्जा बन जाता है। क्या बन जाता है? ऊर्जा बन जाता है। समझ में आई बात? उन्होंने कहा कि जो द्रव्य होता है, जो पदार्थ होता है, ऐसा नहीं कि पदार्थ अलग है और ऊर्जा अलग है। पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं। पदार्थ जब नष्ट होता है, जब उसका विनाश होता है, तो वो ऊर्जा में बदल जाता है। तो लोगों ने पूछा कैसे बदल जाता है? हमको तो नहीं पता कैसे बदल जाता है। तो उन्होंने कहा, मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि कोयला जो है क्या है? तो लोगों ने कहा कोयला द्रव्य है, पदार्थ है। तो उन्होंने कहा कोयले को जब जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? तो लोगों ने कहा उसमें से तो उष्मा निकलता है। तो उष्मा क्या हुआ? उष्मा ऊर्जा है। फिर उन्होंने कहा कि रस्सी क्या है? तो कहा रस्सी एक पदार्थ है, जब जलती है तो क्या निकलता है? तो कहे लोग प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश क्या है? कहे ऊर्जा है। ये कहां से निकल रहा है? पदार्थ से निकल रहा है। तो मेरी बात समझ में आई आपको?
पदार्थ ही विनाश होकर के, नष्ट होकर के किस में बदल जाता है? ऊर्जा में बदल जाता है। जैसे में कोयले को जब जलाओगे, कोयला पदार्थ है, जलाओगे तो उसमें उष्मीय ऊर्जा निकलेगा। लकड़ी को जलाओगे, लकड़ी पदार्थ है, उसमें से उष्मीय ऊर्जा भी निकलेगा, प्रकाशीय ऊर्जा भी निकलेगा। तो ये ऊर्जा उन्हीं से न आ रही है, पदार्थ से न आ रही है ऊर्जा। इसका मतलब ऊर्जा और पदार्थ अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब पदार्थ नष्ट होता है तो ऊर्जा में तब्दील हो जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। और इसी पर इन्होंने एक जो है दिया, एक नियम जिसे बोला जाता है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम। तुल्यता का मतलब क्या होता है? तुलना करना। तुल्यता का मतलब क्या होता है? तुलना करना होता है। अब ये तुलना कर दिए प्रकाश का किससे? ऊर्जा से कर दिए, सॉरी द्रव्यमान का किससे कर दिए? ऊर्जा से कर दिए। मास एनर्जी इक्वलिटी लॉ, और ये नियम बहुत ही फेमस नियम है। और इस नियम को आप समझ लीजिए, E बराबर इन्होंने दे दिया क्या? E बराबर mc का स्क्वायर। E बराबर क्या दे दिया उन्होंने? mc स्क्वायर। जहां E क्या है? ऊर्जा है। E क्या है? ऊर्जा है। तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान पदार्थ का, द्रव्यमान गुणे प्रकाश की चाल का स्क्वायर, प्रकाश की चाल का स्क्वायर कर देंगे। प्रकाश की चाल का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। मतलब E फॉर एनर्जी, M फॉर मास, और C क्या है? प्रकाश की चाल। और ये जो प्रकाश की चाल है, ये ध्यान रखना कि प्रकाश की चाल निर्वात की है। कौन सी है? निर्वात की प्रकाश की चाल। वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम, ये निर्वात की है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सर सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है? निर्वात में होती है। माध्यम में कम हो जाती है, क्योंकि माध्यम में बहुत से जो है लेयर होती है, उन लेयर में से आने जाने में, उसे भेदने में इसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, जैसे रास्ता खाली हो, रास्ता क्या हो? खाली हो, तो गाड़ी की स्पीड एकदम तेज होती है। और रास्ते में ब्रेकर हो तो गाड़ी की स्पीड क्या होती है? स्लो हो जाती है। वैसे ही जब ये वायुमंडल से आती है तो वायुमंडल में बहुत सी लेयर होती है, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, तमाम मंडल होते हैं उसमें, और उसमें इसकी स्पीड क्या रहती है? कम। लेकिन जब ये निर्वात में से आती है, वहाँ कोई माध्यम नहीं है, वहाँ एकदम एक स्पीड में आती है। कैसे आती है? स्पीड में। तो सबसे ज्यादा इसकी स्पीड कहाँ होती है प्रकाश की? निर्वात में होती है। समझ में आई मेरी बात? अब सर बता ही दीजिए कि निर्वात में कितनी चाल होती है। तो भाई साहब इसको नोट कर लो, निर्वात में जो चाल होती है प्रकाश की, C बराबर कितनी होती है? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। भाई साहब इतना तेज चलता है प्रकाश, 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। इससे मैं किलोमीटर में अगर कन्वर्ट कर दूं तो किलोमीटर में, यहाँ बता दूं मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसे, C को किलोमीटर में, तो ये 3 गुणे 10 के पावर आपको मिल जाएगा 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। मैंने केवल दूरी को किलोमीटर में कन्वर्ट किया है, समय को नहीं। इसको ध्यान रखना, कुछ बच्चे यहाँ पर 5/18, 18/5 भी करने लग जाएंगे। तो इसको ध्यान रखना कि वो 5/18 या 18/5 चाल को बदलने के लिए होता है, और मैंने केवल किसको बदला है? दूरी को बदला है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो मैंने यहाँ पर 3 घात क्या कर दिया? कम कर दिया। तो ये 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इसे थोड़ा सा देखा जाए और, तो 10 के घाते 5 का मतलब क्या होता है? करोड़ होता है। क्या होता है? सॉरी, लाख होता है। यहाँ हो जाएगा 3 लाख, कितना हो जाएगा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड स्पीड है इसकी। कितने लाख? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड इसकी स्पीड है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर रेंज तय करेगा ये। कितना किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर। समझ में आई बात? और इधर जाएंगे तो 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड।
तो दोनों स्पीड मेरे भाई याद कर लीजिएगा, कॉपी पर लिख लीजिएगा, ये मीटर प्रति सेकेंड और 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आपको ये द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम समझ में आया। देने वाले कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन साहब थे। उन्होंने यही बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता हो सकती है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक दूसरे क्या है? पहलू है। मतलब द्रव्य जब पदार्थ जब नष्ट होता है तो किस में चेंज हो जाता है? ऊर्जा में, वो ऊर्जा बन जाता है। समझ में आई बात? जैसे हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में क्या लेते हैं? पदार्थ लेते हैं, चावल, ठीक है, दाल, रोटी, सब्जी, जो भी खाते हैं हम लोग, बिस्किट, नमकीन, जो भी, सब्जियां, ठीक है। तो जितना सारा चीज हम लोग खाते हैं तो क्या खाते हैं? पदार्थ। सारी चीजें दिखती है, सबका द्रव्यमान होता है, वजन होता है। तो हम लोग वो पदार्थ खाते हैं तो पदार्थ अंदर जाता है, डाइजेशन जब होता है, पाचन होता है, तो किस में बदल जाता है? ऊर्जा में बदल जाता है। तो वही पदार्थ से ना ऊर्जा मिल रही है, तो पदार्थ है ना ऊर्जा में बदल रहा है। और यही तो बात इन्होंने बताया था, और उसी की तुलना कर दिया किससे? E बराबर mc² से। चलिए इसको नोट कर लेंगे आराम से, और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं कैसे, अगर मान लेते हैं कोई 1 किलो का है तो उसमें कितनी ऊर्जा निकल सकती है, आपको इसके बारे में अभी बताएंगे, ठीक है। इसको नोट करिए आराम से। चलिए अब देखते हैं। अब मान लेते हैं कि 1 केजी कोयला है। 1 केजी क्या है? कोयला। मैंने मान लिया 1 केजी कोयला है। कोई पूछ दिया कि सर बता दीजिए कि 1 केजी कोयला में कितनी ऊर्जा निकलेगी। 1 केजी कोयला है, उसको जला देना है, और जलाने पर कितनी ऊर्जा निकलेगी। तो ध्यान से देखिए भैया, इन्होंने दिया है E बराबर mc²। तो हम क्या करेंगे? E बराबर m की वैल्यू, कितना द्रव्यमान दिया है? ये 1 केजी क्या है? द्रव्यमान है, मॉस है इसका। तो हम m की जगह रखेंगे 1 और गुणे क्या? c का स्क्वायर। c मैंने कितना बताया? तो c मैंने आपको बताया था 3 × 10 के पावर कितना? 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसी का स्क्वायर कर देंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा 1 का गुणा करेंगे, ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही होगा। 1 का गुणा करने पर कोई फर्क होता नहीं है, तो 3 का स्क्वायर 9 और गुणे 10 के घाते 8 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 16। तो 10 के 9 × 10 घाते 16, ये जूल में आपका आएगा, क्योंकि ऊर्जा आपको पता है कि किस में आती है? जूल में। तो इतना जूल जो है ऊर्जा प्राप्त होगा 1 किलो कोयला को क्या करने में? जलाने में। तो इसी प्रकार से आपको जितना भी द्रव्यमान दिया रहे पदार्थ का, आपसे ऊर्जा पूछा जाए तो आप सीधे से इस फार्मूले पर आइएगा और ऊर्जा क्या करिएगा? निकाल लीजिएगा आराम से। फार्मूला मैंने आपको दे दिया है, बस इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है द्रव्यमान की। और मान लेते हैं कि अगर आपको द्रव्यमान नहीं दिया है, ऊर्जा दिया है, तो ऊर्जा दिया है तो आप उसका द्रव्यमान निकाल दे सकते हैं। अगर आपको दे दिया कि नहीं इतनी ऊर्जा निकल रही है, तो इतनी ऊर्जा कितने किलो या कितने द्रव्यमान के पदार्थ से निकल सकती है, तो वो भी इस फार्मूले से आप क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे बहुत ही आराम से। तो आपको ये टॉपिक ये समझ में आया पॉइंट, तो इसको नोट कर लेंगे और अगले पॉइंट पर चलेंगे। चलिए अगला पॉइंट समझ लेते हैं। अगला पॉइंट दिया है संपीड़ितता, या इससे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संपीड़ितता का मतलब क्या होता है? पदार्थ। संपीड़ितता का मतलब ये होता है ना, किसी चीज को दबा दबा कर पूरा क्या कर देना? भर देना। गांव की भाषा में कहते हैं ना, ठूस ठूस के भरना, ये संपीड़ितता होती है। किसी जगह में थोड़ा सा जगह है, उसमें दबा के एकदम हुमुच के क्या कर देंगे? भर देंगे, प्रेशर लगा देंगे सब, तो इसे वो कंप्रेसर बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, पूरा दबा करके एकदम भर देंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? संपीड़ितता बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो संपीड़ितता क्या होती है? ठीक है, कम या सॉरी जिन पदार्थों में अंतरा आणविक
अंतरा आणविक स्थान अधिक होता है, उन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। उन्हें क्या किया जा सकता है? संपीड़ित। मेरी बात को समझिए ध्यान से। संपीड़ित या कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? जिन ऐसे पदार्थ जिनमें अंतरा आणविक स्थान होता है। अंतरा आणविक स्थान क्या होता है? दो अणुओं के बीच का स्थान। तो दो अणुओं के बीच का जो स्थान होता है अगर ज्यादा है तो ऐसे पदार्थों को हम क्या करते हैं? संपीड़ित कर सकते हैं। संपीड़ित को हम दबा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। जिनमें स्पेस होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक लकड़ी का टुकड़ा है तो उस लकड़ी के टुकड़े को आप दबा सकते हैं कि आपके पास एक फोम है। फोम मतलब समझ रहे हैं? सोखता। ऐसे जब बैठोगे सोफा में बैठे हो तो सोफा पर या किसी गाड़ी में बैठते हो तो ऐसे हल्का सा दब जाता है ना, फिर उठते हो तो उड़ जाता है। तो हल्का जो दब जाता है वो फोम होता है। अब इसमें क्या होता है? कभी भी आप देखेंगे तो सोखता में अंदर जगह होती है, ऐसे दबाओगे दब जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको लकड़ी का टुकड़ा दे दूं, लोहे का टुकड़ा दे दूं, आप दबाओगे तो दबेगा ही नहीं। बस कारण क्या है? स्पष्ट है। वो दब इसलिए जाता है क्योंकि उनके अणुओं के बीच क्या होता है? स्थान होता है। और लोहा का टुकड़ा इसलिए नहीं दबता क्योंकि उसके अणुओं के बीच स्थान नहीं होता है। और आप जब पदार्थ पढ़े होंगे तो मैंने आपको उसमें एक चीज बताया होगा। पदार्थ में क्या बताया है मैंने? पदार्थ में तो मैंने पदार्थ में एक चीज आपको बताई होगी कि जो ठोस होते हैं इनमें जो इनके जो अणु होते हैं वो काफी नजदीक होते हैं। जो ठोस होते हैं इनके अणु काफी क्या होते हैं? नजदीक होते हैं। अब ये बता दो कि नजदीक रहेंगे, अणु के बीच स्थान नहीं रहेगा तो ये दबेंगे कैसे? ये दबेंगे नहीं। पूरा लकड़ी को दबाओ, लोहा का दबाओ, पत्थर को दबाओ, दबेगा ही नहीं। अर्थात इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। और इससे अगर आपको आगे हम बताएं तो जो द्रव होते हैं, कौन? द्रव पदार्थ। द्रव के जो अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं? दूर होते हैं। तो सर द्रव को संपीड़ित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये ठोस की अपेक्षा इसके अणु दूर होते हैं। और तीसरा जो मैं बता रहा हूं, तीसरा क्या है? तीसरा है गैस। जो गैस होती है, गैस जो होते हैं इनके जो अणु होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। बहुत क्या होते हैं? दूर। तो सबसे ज्यादा गैपिंग किसमें दिख रही है? गैस में। और यही रीजन है कि ये गैस क्या होते हैं? उड़ते हैं या सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इनके अणु बहुत दूर होते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर संपीड़ितता अगर कही जाए तो सबसे अधिक संपीड़ितता किसमें है? गैस में। गैस को आप दबा सकते हैं जितना चाहे उतना। सबसे ज्यादा संपीड़ित यही होता है। गैस से कम कौन होता है? द्रव। और ठोस होता नहीं है। ठोस में कुछ ऐसे होते हैं, लकड़ी वगैरह होते हैं जिनको प्रेशर से दबा सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो ये संपीड़ितता कहलाती है। अब इसमें आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आप लोग के जो घर में गैस आती है कौन सी? एलपीजी आती है। कौन सी आती है? एलपीजी आती है। या वाहनों में कौन सी गैस चलती है? सीएनजी चलती है। तो ये जो गैस होती है संपीड़ित करके ही भरी जाती है। एलपीजी जो गैस होता है 14 किलो, उसका ग्रॉस जो होता है वो कितना होता है? उसका 14.2 kg। ठीक है। सिलेंडर कितना भी रहे, गैस उसमें कितनी रहती है? 14.2 kg रहती है। अब ये जो गैस होती है वो सिलेंडर में दबा कर भरी जाती है। 14.2 kg गैस समझ सकते हैं कितना है? बहुत ज्यादा होता है। और उतना गैस एक छोटे से बाटले में सिलेंडर में भरा जाता है
कंप्रेस करके दबा करके भरा जाता है। इतना ज्यादा दबा देते हैं सब कि गैसवा का जो अणु है ये नजदीक हो जाता है और नजदीक होकर किसे बदल जाता है, द्रव में। जब सिलेंडर को ऐसे हिलाइएगा तो ऐसे हिलाएंगे तो उसमें देखेंगे आपको लगेगा कि नहीं इसके अंदर पानी की तरह कुछ भरा हुआ है। वो पानी क्यों आपको पानी की तरह लग रहा है, क्योंकि उतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया है कि इसके अणु नजदीक आ गए, और जब इसके अणु नजदीक आ गए तो किस में बदल गया है, द्रव में। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। समझ में आई मेरी बात। अब सीएनजी जो होता है ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। कंप्रेस्ड बोल रहा है मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इससे भी संपीड़ित करके ही भरा जाता है। तो संपीड़ित का मतलब मेरा समझना कि किसी कम जगह में एकदम क्या करना, प्रेशर करके दबा दबा के क्या करना, भरना। ठीक है, जो बिहार या यूपी के लोग होते हैं ना, भूसा क्या करते हैं, संपीड़ित कर देते हैं, एकदम हुमचते हैं ऊपर से सब और दबा के भरते हैं सब। तो संपीड़ित का मतलब, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिन पदार्थों में अंतरा आणविक अवकाश ज्यादा होता है, गैपिंग ज्यादा होती है, उनके अणु के बीच जगह ज्यादा होती है, उनको दबा करके क्या किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। और सर्वाधिक संपीड़ित किस में होता है, गैस में, उससे कम द्रव में, ठोस में न के बराबर। लेकिन कुछ लकड़ियों में या जो ठोस होते हैं उनमें हो भी जाता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, चलेंगे आगे टॉपिक पर। चलिए अब संपीड़िता अगर देखा जाए, संपीड़िता अगर इसको देखा जाए, कंप्रेसिबिलिटी को देखा जाए, तो इसका जो आपको मैं बता रहा हूँ डायग्राम, इस तरह से हो सकता है। ठोस, ठोस से ज्यादा किसमें, द्रव, और द्रव से ज्यादा किसमें, गैस। मतलब सबसे अधिक किसमें होता है, सबसे अधिक संपीड़िता किसमें होती है, गैस। और सबसे अधिक संपीड़िता होने का कारण क्या है, सबसे अधिक संपीड़िता होने का कारण यह है कि गैस के जो अणु होते हैं उनके बीच का जो गैपिंग होता है, जो स्थान होता है, बहुत ज्यादा होता है, और यही कारण है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाते हैं, संपीड़ित हो जाते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे टॉपिक पर चलते हैं। चलिए अगला पॉइंट आ गया हम लोग का, क्या, घनत्व या डेंसिटी बोलते हैं। अभी सर घनत्व क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, घनत्व वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, घनत्व क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो मैं घनत्व को पहले आपको परिभाषा लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको बता रहा हूँ घनत्व क्या है। अब घनत्व की परिभाषा की अगर हम बात करें, सॉरी, घनत्व का मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ इसका। तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व या डेंसिटी बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा के आयतन, द्रव्यमान बटा के आयतन। तो जो द्रव्यमान बटा के आयतन, इसका क्या होता है, फार्मूला होता है घनत्व का। अभी घनत्व क्या होता है तो आप समझिएगा थोड़ा सा, कि किसी छोटे से या किसी एक पात्र में जितना उसका वजन होता है, ठीक है, उसके आयतन के हिसाब से जितना उसका वजन होता है वही क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोई टुकड़ा है, उस टुकड़े का आयतन और उसका देख सकते हैं कि नहीं, उसका जो द्रव्यमान होगा, मतलब उसका जो वजन होगा, इसी का अनुपात क्या कहलाता है, घनत्व। क्या सिंपल से बोल सकते हो कि नहीं, किसी वस्तु का आयतन और उसके द्रव्यमान का अनुपात क्या कहलाता है, घनत्व। अब सर घनत्व अधिक और कम कैसे होता है, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कह दिया कि आपको ये मैंने एक बराबर टुकड़ा दे दिया लकड़ी का,
ये मैंने आपको टुकड़ा दे दिया लकड़ी का, इसका मेजरमेंट बराबर है, और उसी माप का एक टुकड़ा मैंने आपको दे दिया लोहे का। दोनों का जो लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, वो दोनों का बराबर है। जितना लंबा टुकड़ा ये उतना वो है, जितना चौड़ा ये उतना ये, अर्थात इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों की क्या है, बराबर है। मैं कह सकता हूं दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। अब दोनों का आयतन बराबर है, लेकिन सर इसमें एक चीज का डिफरेंट आपको मिल जाएगा, एक अंतर आपको मिल जाएगा, और वो अंतर क्या मिलेगा कि ये लकड़ी का जो द्रव्यमान होगा वो कम होगा और लोहे का द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा। ये चीज आपको अलग से मिल जाएगी। भाई दोनों का आयतन बराबर है, जितना लंबाई इसका है उतना इसका है, जितना ऊंचाई इसका है उतना इसका है, तो आयतन तो बराबर है, लेकिन वजन किसका ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे सर लोहे का तो वजन ज्यादा होगा और लकड़ी का वजन क्या होगा, कम होगा। बस यही से आपको पता चल गया कि लकड़ी का घनत्व तो क्या है, कम, और लोहे का घनत्व तो क्या हो गया, अधिक। तो घनत्व का मतलब कोई वस्तु जितना स्थान घेरी हुई है उस स्थान के प्रति उसका द्रव्यमान कितना है, वो उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। और दो समान आयतन की वस्तुएं जिनका द्रव्यमान क्या हो, कम या अधिक, तो जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका घनत्व कम होता है, जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका घनत्व अधिक होता है, अगर उनके आयतन बराबर हैं तब। तो समझ में आ गई मेरी बात। अब इसका मैं आपको डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, परिभाषा लिख दे रहा हूं इसका। चलिए घनत्व की परिभाषा समझ लीजिए आप। घनत्व की परिभाषा क्या होती है, एकांक या एकांक नहीं लिख सकते हो तो प्रति इकाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रति इकाई मैं दोनों आपको लिख दे रहा हूं, एकांक लिखो चाहे प्रति इकाई। तो एकांक या प्रति इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ का द्रव्यमान। घनत्व कहलाता है। समझ में आएगा। एकांक या प्रति इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। समझ में आ गई बात, ये इसकी परिभाषा है। अब सर इसके मात्रक भी बता दीजिए। तो इसका मात्रक भी देख लीजिए। मात्रक जो होता है इसका यूनिट जिसे बोलते हैं, यूनिट मात्रक। तो मात्रक यहाँ देखिए ध्यान से। अब इसका मुझे बताइए कि द्रव्यमान बटा के आयतन इसका फॉर्मूला है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है। बहुत सही। फिर मैं पूछूंगा आयतन का मात्रक, तो आप कहेंगे सर आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। लंबाई का भी मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर। तो मीटर गुणे मीटर करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका मात्रक हो जाएगा क्या, इसका मात्रक हो जाएगा किग्रा प्रति मीटर क्या क्यूब। तो बहुत आराम से आपने मात्रक को भी क्या कर लिया, समझ लिया। और घनत्व तो आपको यहाँ पर इसका मैंने परिभाषा और फॉर्मूला दिया है। घनत्व को मैंने आपको बताया भी है कि किसी वस्तु का जितना स्थान घेरता है या जितना उसका आयतन होता है उसमें उस वस्तु का कितना वजन है, कितना द्रव्यमान है, वही कहलाता है क्या, घनत्व कहलाता है। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे या कॉपी पर नोट करेंगे जल्दी से। चलिए चलते हैं बेटा। चलिए अब आ गया इसमें अगला पॉइंट, प्रसरण या एक्सपेंशन। प्रसरण का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। प्रसरण, अब प्रसरण का मतलब, या कभी कभी आपने देखा होगा प्रसारण कहता है। प्रसारण, टीवी पर प्रसारण हुआ, रेडियो पर प्रसारण हुआ। प्रसारण का मतलब क्या होता है, फैलाव। ठीक, कोई भी चीज जितनी फैलती है
उसका उतना क्या होता है, प्रसार। प्रसार का मतलब फैलाव। तो प्रसार होने की घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रसरण। बहुत आसान परिभाषा आपको बता रहा हूं, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं कि किसी भी चीज का प्रसार होना, फैलना क्या कहलाता है, प्रसरण कहलाता है। ठीक है। अब प्रसरण किन में होता है, तो ध्यान समझिए मेरी बात को। जिन पदार्थों में अणुओं के बीच का स्थान अणुओं के बीच का स्थान अधिक होता है, अणुओं के बीच का स्थान क्या होता है, अधिक होता है। उनके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फिसलते हैं। ज्यादा स्थान होने के कारण वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फिसलते हैं। और अधिक स्थान होने से उनके बीच एक और घटना होती है, उनमें जो ससंजक बल होता है, कौन सा बल, ससंजक बल, या इसे अंतरा आणविक बल भी बोलते हैं, अंतरा आणविक बल, नगण्य होता है, ठीक है। इस दो चीजों को ध्यान से रखिए, ध्यान समझिएगा। जिन पदार्थों में अणुओं के बीच का स्थान बहुत ज्यादा होता है, अधिक होता है, और दूसरा मैंने क्या होता है, ससंजक बल या अंतरा आणविक बल, ये नगण्य होता है। अब ये ससंजक बल या अंतरा आणविक बल क्या होता है, ये वही बल है जो मैंने आपको बताया था कि ठोसों में ये पूरे अणुओं क्या रखता है, जकड़े रखता है, एक दूसरे से पूरा पकड़े हुए रखता है, भागने नहीं देता उनको। और यही रीजन है कि इनके प्रबल होने के कारण वो वस्तु या पदार्थ क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। और इनके दुर्बल होने के कारण, नगण्य होने के कारण वो वस्तु द्रव और गैस में, मतलब गैस ही कहलाता है। अब इसके नगण्य होने की वजह से ये जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फिसलते हैं, फिसलते हुए आगे बढ़ते हैं, फिसलते हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो इनका क्या होता है, प्रसार होता है। इनका क्या होता है, जब आगे बढ़ते हैं तो इनका क्या होता है, प्रसार होता है, इससे आगे फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं। और इनके इसी फैलने को क्या बोलते हैं, प्रसरण बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, प्रसार बोलते हैं। और ये प्रसरण या प्रसार किन में होता है, क्या ठोस में होता है, ठोस में प्रसरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ठोस में ससंजक बल प्रबल होता है, उनको जकड़े रखता है, भागने नहीं देता उनको। क्या आपने कभी देखा है कि कुर्सी को रख दो और कुर्सी पसर जाए, या मोबाइल को रख दो मोबाइल पसर जाए, पत्थर को रख दो पत्थर पसर जाए, कभी ऐसा हुआ है? तो ठोस में प्रसरण नहीं होता है। प्रसरण किन में होता है, प्रसरण होता है द्रव में। किन में होता है, द्रव में होता है। और किस में होता है, गैस में होता है। पानी रखोगे पसर जाएगा, ठीक है, फैल जाएगा, बह जाएगा। गैस प्रसर जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। तो ये दो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रसरण की क्रिया होती है। अब प्रसरण की क्रिया क्या होती है, जिन पदार्थों में अणुओं के बीच का स्थान अधिक होता है और जिनमें ससंजक बल क्या होता है, नगण्य होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, फैल जाते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, प्रसरण। और ये केवल किन में होता है, द्रव में और गैस में। ठोस का कभी प्रसरण नहीं होता। ठोस का प्रसरण अगर कराना है तो उष्मा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, उष्मा। अभी इस पर हम बात कर रहे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे या इसको कॉपी पे नोट करेंगे। चलिए समझिए इसको।
प्रसरण पर ताप या उष्मा का प्रभाव। अब प्रसरण पर ताप या उष्मा का क्या प्रभाव होता है, हीट का क्या इफेक्ट होता है? तो प्रसरण पर ताप या उष्मा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा प्रभाव है। क्या होता है कि अगर हम उष्मा में वृद्धि करते हैं, उष्मा बढ़ाते हैं, उष्मा या ताप को क्या करते हैं, ताप में वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो प्रसरण में भी वृद्धि होती है। प्रसरण में वृद्धि होती है। प्रसरण में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये बात समझिएगा। जैसे अगर आप किसी ठोस का प्रसरण करना चाहते हैं कि सर कोई ठोस पदार्थ है उसका प्रसरण हो सकता है, तो पॉसिबल है, अपने से नहीं होगा लेकिन किया जा सकता है। अभी भी मैंने बताया कि ठोस में प्रसरण नहीं होता है, केवल द्रव और गैस में होता है। लेकिन अगर आप कहें कि सर ठोस में हो सकता है, पॉसिबिलिटी, तो मैं कह रहा हूं हो सकता है लेकिन करना पड़ेगा उष्मा या ताप में वृद्धि। लोहा भी गलकर जो है फैल जाता है जब उसे गर्म किया जाता है, चीनी भी गल जाती है जब उसे गर्म किया जाता है। तो कोई भी ठोस को आप प्रसरण में तभी कर सकते हैं जब उन्हें आप क्या देंगे, उष्मा या ताप देंगे। जब उन्हें गर्म करेंगे तब वो प्रसरण अवस्था में आ जाएंगे, तब वो फैलेंगे। लेकिन दोबारा जैसे वो ठंडा होंगे तो अपने ठोस अवस्था में आ जाएंगे। तो प्रसरण का ताप या उष्मा का क्या प्रभाव होता है? तो अगर उष्मा या ताप में जब वृद्धि की जाती है तो प्रसरण की क्रिया क्या होती है, बढ़ जाती है, या कह सकते हैं प्रसरण की क्रिया तेज हो जाती है। कभी आप लोग देखोगे चीनी को पानी में मिलाते समय नीचे से गर्म किया जाता है तो बहुत तेजी से मिल जाता है या बहुत तेजी से घुल जाता है, क्योंकि आप नीचे से उष्मा दे रहे हैं। तो प्रसरण की क्रिया में क्या होती है, तेजी आ जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इससे आप समझ लेंगे प्रसरण। तो प्रसरण का मतलब क्या हुआ, प्रसरण का मतलब ये हुआ कि जो पदार्थ होते हैं उनका फैल जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाना, ये प्रसरण कहलाता है। और प्रसरण क्रिया पर प्रभाव किसका होता है, उष्मा या ताप का होता है। उष्मा या ताप देंगे तो प्रसरण क्रिया बहुत तेजी से होती है, ठीक है। जैसे उष्मा का मान बढ़ाएंगे तो प्रसरण क्रिया का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था आज। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितने लोग देख रहे हैं इसको, वीडियो को उस लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे कक्षा 9 के विद्यार्थियों तक, ताकि उनको ये चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज बढ़िया से मिल सके। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।